नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के 29वें एपिसोड में 29th एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस 29वें एपिसोड में आप सुनेंगे राजेंद्र कविता श्रृंखला में राजेंद्र भाई का कविता पाठ। उसके बाद सुनेंगे आप गोविंद सेन जी की कहानी और हमेशा की तरह निरंजन भाई श्रोत्रिय की युवा कवियों को लेकर के उनकी कविताएं। राजेंद्र भाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इनफैक्ट मैं समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं, आपके साथ जुड़ सकूं। बड़ी यादें हैं बचपन की आपके साथ। बचपन में मेरे आप हीरो रहे हैं। और एक बात जो आपके बारे में बहुत लोगों से मैंने सुनी है और जो मेरे दिल को बहुत छू गई है, आप इतने बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, इतने बड़े फिल्म स्टार हैं। इन सब के बावजूद मुंबई जैसे शहर में जब भी कोई युवा कवि लेखक पहुंचता है, आप उसकी सहायता करते हैं, आप उसे सपोर्ट करते हैं, आप उसे कॉन्फिडेंस देते हैं। ये बताता है कि आपके व्यक्तित्व कितना बड़ा है। मैं वैसे ही भी आपसे बहुत प्रभावित हूं और ये जब सुनता हूं तो मुझे मन ही मन बहुत अच्छा लगता है। आज आपसे विनती है कि आप आए और गुलजार साहब की नज्म ग्रहें हमें सुनाएं। राजेंद्र भाई। गुलजार भाई की एक नज्म गिरहें। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। चलिए दोस्तों, राजेंद्र भाई के इस सुंदर से नज्म पाठ के बाद हम हिंदी के प्रसिद्ध लेखक गोविंद सेन जी को आमंत्रित करते हैं। आपकी कुछ प्रकाशित पुस्तकों के बारे में, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, उनमें से कुछ का नाम मैं लेता हूं। चुप्पियां चुभती हैं, अकड़ू भुट्टा। गोविंद जी, इस बारिश के मौसम में भुट्टे का नाम, और वो भी भुना हुआ भुट्टा या भुट्टे का किस, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू, क्या बात है, क्या टाइटल चुना है आपने। फिर आपकी दूसरी प्रकाशित एक पुस्तिका है 10वीं के भोंगा बाबा और खोलो मन के द्वार। गोविंद जी, आपको आमंत्रण देता हूं, आप आइए और अपनी कहानी, अपनी रचना हमें सुनाइए। गोविंद सेन जी। नमस्कार मित्रों, मैं गोविंद सेन अपने कहानी संग्रह सफेद कीड़े से एक कहानी पढ़ रहा हूं। कहानी का शीर्षक है बरकत। दराज से रुपया गायब है। जगदीश ने पहला ही कौर उठाया था कि जीजाजी ने वज्रपात सा किया। जगदीश यह सूचना पा सक पका गया। कुछ क्षणों के लिए उसका हाथ थाली
और होठों के बीच फ्रीज हो गया। मैं यह नहीं कहता कि रुपया तुमने लिया होगा, लेकिन तुम्हारे होते हुए उसे ले गया कौन? प्रश्न को जीजाजी ने छुरे की तरह तान दिया था। तुम तो बैठे होंगे एकदम गुमसुम, सूम जैसे। किसी उस्ताद ने हाथ साफ कर लिया होगा। इतने सीधेपन से कैसे काम चलेगा? ऐसे ही सीधे बने रहे तो दुनिया बेच कर खा जाएगी तुमको। जीजाजी की आंखों में लाल लाल डोरे उभर आए थे। जीजाजी एक छोटी सी बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे थे, जबकि कई गंभीर बातों को वे यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। यह उनकी अजीब आदत है। जगदीश प्रतिवाद में एक शब्द भी बोल नहीं पाया। आंखें डबडबाईं, जैसे तैसे दो रोटियां निगल हाथ धो लिए। वह स्वयं को सहज बनाए रखने की कोशिश करता रहा। सुबह शाम दराज से सारे रुपये आवेर लेने के बाद भी जीजाजी उसमें एक विशेष धुंधलाया सा रुपया अवश्य रखते थे। वह उनकी वह उनका बरकती रुपया था। इस रुपये के कारण ही दुकान में बरकत रहती है, यह उनका पक्का विश्वास था। वही रुपया आज दराज से गायब है, जिसका जिम्मेदार वे जगदीश को ठहरा रहे थे। गुमटी में जाकर जगदीश सो नहीं पाया। जीजाजी की कटुतिक्त बातें उसे कचोटने लगी। एक एक करके सभी बातें याद आने लगी। उसका मन हुआ जी भर को रो ले। बिना सोचे समझे वो क्यों चला आया यहाँ? जो मकसद लेकर आया था, क्या वह पूरा हुआ? हायर सेकेंडरी करने के बाद चाहकर भी आगे पढ़ने के लिए शहर कॉलेज नहीं जा पाया। साइंस की महंगी पढ़ाई उसके बूते की बात नहीं थी। पुश्तैनी धंधे में उसे कोई खास रुचि नहीं थी। एक तो वैसे ही उनका धंधा है दृष्टि से देखा जाता है, और फिर पूरी जिंदगी वह इसी में गुजार दे, उसे मंजूर नहीं था। वह कोई सरकारी नौकरी चाहता था। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उसने अच्छी द्वितीय श्रेणी बनाई थी। लेकिन आजकल नौकरियां इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं? फिर उसके पास योग्यता के अलावा है भी क्या? न पैसा, न कोई पहुंच। ऐसे निराशा के दौर में उसे जीजाजी उम्मीद के एक किरण के रूप में नजर आए थे। वे उसके दूर के रिश्तेदार की बहन के पति थे। जब भी गांव आते चुटकी बजाते हुए कहते, बड़े बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। जगदीश बाबू को तो मैं यूं चुटकी में कहीं भी लगवा दूंगा। प्रभावित हो पिताजी ने जगदीश को आड़े वक्त के लिए 600 रुपये देकर जीजाजी के साथ रवाना कर दिया था। शहर में ठीक कोर्ट के सामने जीजाजी ने अभी अभी घूमटी ली थी, जिसका अभी नामांतरण होना भी शेष था। वे एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर कोठरी नुमा एक छोटे से कमरे में किराए से रहते थे। कमरे में घुसने के लिए खिड़की नुमा दरवाजा था, झुककर भीतर घुसना पड़ता था। शुरू में अभ्यास न होने और लंबे कद के कारण जगदीश का माथा कई बार चौखट से ठुका था। छोटे से कमरे में सामान जबरन ठूस ठूस कर भरा था। कमरा देखकर जगदीश सोच में पड़ गया था कि वह कैसे समा पाएगा इन सब के बीच। 4 प्राणी तो पहले ही कमरे में रह रहे थे, पिताजी, जीजी, पिंटू और पिंकी। वे जनवरी की सर्द रातें थी। 8-10 दिन जगदीश को उसी कमरे में सुलाया गया। नई और सकरी जगह में एक दूसरे से सटकर सोने में उसे घुटन सी हो रही थी। एक अजीब से तनाव से घिर गया था वह। उसे लगातार महसूस हो रहा था उसके कारण जीजाजी की प्राइवेसी भंग हो रही थी।
कमरे के बाहर गच्ची पर जगह तो थी, लेकिन ठंड रोकने लायक बिस्तरों का प्रबंध नहीं था। तभी एक दिन तय हुआ कि वह दुकान पर सोया करेगा। उसे 2 गुदड़ियां और एक दरी दे दी गई। अब रात को खाने के बाद वह सोने के लिए गुमटी पर आ जाया करता था। इस जर्जर गुमटी में जीजाजी ने सैलून खोल रखा था, जिसे वे दुकान कहते थे। गुमटी के पतरे जंग लगने के कारण छलनी हो चुके थे। दुकान बीच चौराहे पर होने के कारण रास्ता लगभग पूरी रात चालू रहता था। ऐसे कोलाहल में उसे अक्सर देर तक नींद नहीं आती थी। ऊपर से नौकरी की चिंता खाए जा रही थी। इधर जीजाजी का व्यवहार भी काफी संदिग्ध लग रहा था। जो रुपये उसको पिताजी ने आते समय दिए थे, उसमें से आधे रुपए तो जीजाजी ने गुमटी के नामांतरण के लिए पहले ही ले लिए थे। शेष राशि भी चुट-पुट घरेलू खर्च में खत्म हो गई, जिसका कोई हिसाब नहीं रखा गया था। जीजाजी ने उससे कहा था कि वे जल्दी ही उसके रुपए लौटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं लौटाए थे और उसे उनकी वापसी की भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। जगदीश जब भी उन्हें नौकरी की याद दिलाता, वह कहते, अरे मैं तुम्हें रेलवे में लगवाऊंगा, इन छोटे मोटे ऑफिसों में नहीं। रेलवे की नौकरी तो राजा नौकरी होती है, बस थोड़े दिन और ठहर जाओ। फिर वे रेलवे की नौकरी के फायदे गिनवाने लगते, बताने लगते कि किन किन अफसरों से उनकी दोस्ती है। ये सब मेरे पास ही बाल बनवाते हैं। बस फला साहब से बात हुई नहीं कि तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। कई दिनों तक वो बात होती नहीं, और होती भी तो कोई न कोई अड़चन अवश्य आ जाती। टाइपिंग सीखने के बाद जब भी उठाता तो कहते, बस अगले महीने विकास टाइपिंग सेंटर पर लगवा दूंगा आपको, वो तो मेरा दोस्त ही है। और वह अगला महीना कभी ना आता। कभी कभार जगदीश अधीर हो उठता तो वे उसे फिर नए दिलासे से बहला देते। दिलासे देने में बड़े माहिर थे। सैलून पर वे जगदीश से बराबर पूरा काम ले रहे थे। खुद दुकान पर कम ही टिकते। सुबह 10-11 बजे आते, दराज से पूरा पैसा अवेर कर बाजार में निकल पड़ते। उनकी पुरानी लत के तहत भांग घोटा की दुकान पर पहुंचते। भांग का एक बड़ा गोला मुंह में सटकाते और फिर पता नहीं कहाँ घूमते फिरते। वैसे उनसे कोई व्यसन छूटा नहीं था, लेकिन भांग उन्हें विशेष प्रिय थी। सुबह के बाद वे शाम 7-8 बजे ही दुकान की सुध लेते। आते ही फिर दराज से रुपए 100 अपनी जेब के हवाले कर देते। यह उनका नित्य का नियम था। धीरे धीरे घर का सारा काम जगदीश के जिम्मे होता चला गया। बच्चों का टीचर भी वही था। पिंटू को जोड़ घटाओ और पिंकी को अ आ इ ई सिखा रहा था। बाजार से सब्जी एवं किराना सामान लाना उसका ही काम था। जीजाजी मंडी से गेहूं तुलवा देते, टाट का थैला उसे ही उठाकर लाना पड़ता। जीजी जब भी छूने की होती तो रोटियां बेलने और पानी भरने का अतिरिक्त बोझ आ पड़ता। जीजाजी इन कामों में जरा भी मदद नहीं करते। उनके अनुसार ये सब औरतों के काम हैं, मर्द ऐसे काम नहीं करते। जगदीश के कपड़ों की दशा शोचनीय थी। 2 पैंट थे, लेकिन शर्ट केवल एक ही बचा था। वह भी पीठ कुहनियों पर से गल चुका था। जरा सा तनाव पड़ता कि चर्र से फटने लगता। एक पैंट थोड़ा ठीक था, लेकिन दूसरे के पीछे 2 कारियां लग चुकी थी। एक दिन बाबूजी खबर लेने आए थे, तो उसकी दशा देख चिंतित हो उठे। फटे मैले कपड़े और उसका दुबलापन उनसे छुपा न रह सका। लेकिन जीजाजी ने उन्हें आश्वस्त कर भेज दिया था। घर जाकर पिताजी ने तुरंत कपड़े खरीदने के लिए
पैसे भेजे थे। जीजाजी ने कुछ रुपये जगदीश को पकड़ाकर शेष रुपये बेहिचक अपनी जेब में डाल दिए। शंकर सेठ, जहां उनका खाता चलता था, ये दुकान से शर्ट पीस दिलवा दूंगा, अभी मुझे रुपयों की जरूरत है, उन्होंने कहा था। लेकिन वह शर्ट पीस कभी ना आ सका और रुपए भी। सोचते सोचते पता नहीं कब रात गुजर गई। धूप की एक धारी उसकी गुदड़ी पर उतर आई। लोगों और वाहनों के आवाजाही का शोर तेज हो गया। सुबह का उजाला घुमटी में फैलने लगा था। नींद आने के कारण उसकी आंखें जल रही थी, माथा भन्ना रहा था। बेमन से उठकर उसने गुदड़ियों को यथास्थान समेट कर रख दिया था। वह दिन भर जीजाजी से तना रहा। उन्हें देखते ही उसके मन में कड़वाहट भर जाती। शाम को उन्होंने नियमानुसार दराज टटोली। अरे जगदीश जी, रुपया तो दराज की जोड़ में फंसा था। धुंधला सा तथाकथित 1 रुपए का बरकती सिक्का उनकी हथेली पर था। तो उसे उस अपराध की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं। जगदीश ने आज बहुत तीव्रता से महसूस किया कि जीजाजी उसे बरकती रुपये की तरह गुमटी में रखना चाहते। लेकिन वह कोई बेजान रुपया नहीं है। वह सोच सकता है, समझ सकता है। और जगदीश ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। दूसरे दिन सुबह जब जीजाजी गुमटी पर आए तो पाया कि जगदीश गायब है। उन्होंने दराज टटोली, बरकती रुपया वहीं मौजूद था। तो ये थी मेरी कहानी बरकत। अब बारी है हमारे मित्र निरंजन भाई श्रोत्री जी की। निरंजन भाई, आपका ये जो काम है, युवा कवियों को जो प्रोत्साहन आप दे रहे हैं, इन लोगों को जो इतना बड़ा मौका दे रहे हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन में भी इन युवा कवियों को मौका मिल रहा है। आइए अपने युवा कवि को लेकर के और हमें कुछ अच्छी सुंदर सी बढ़िया सी कविताएं सुनाइए। निरंजन भाई श्रोत्री। नमस्कार दोस्तों। संजय माथुर। दोस्तों, समावर्तन के लिए ये एक ऐतिहासिक नाम है। आप पूछेंगे क्यों? मित्रों, संजय माथुर हमारे इस रेखांकित स्तंभ के, जिसमें कि 140 से भी अधिक युवा कवि प्रकाशित हो चुके हैं, उसके सबसे पहले युवा कवि थे। इन्हें हमने अप्रैल 2010 में रेखांकित में प्रकाशित किया था, जब से यह स्तंभ आरंभ हुआ था। संजय की कविताएं देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और उनका जुड़ाव इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से रहा है। अध्यापन करते हैं, विद्यालय में और अशोकनगर में रहते हैं। मुझे संजय की कविताओं ने बहुत आकर्षित किया था, लेकिन मुझे संजय से एक शिकायत है। हमारे रेखांकित कवि जितने भी अभी तक हुए हैं, वे सभी प्रकाशित होने के बाद भी लगातार लगभग 90% कवि लगातार सक्रिय हैं हिंदी कविता में। लेकिन संजय थोड़े से कविता लिखने में कोताही बरत रहे हैं। मुझे ये संजय से अपनी निजी शिकायत है। तो संजय, तुम बहुत सक्रिय रहो, तुम बहुत अच्छे कवि हो। संजय की कविताओं की जो मूल प्रतिज्ञा है वो मानवीय संवेदना है। प्रेम, मानवीय रिश्तों और मध्यवर्गीय औसत दिनचर्या के भीतर संजय बाजार और राजनीति की घुसपैठ को बड़ी बेबाकी से चिन्ह लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसको उसी बेबाकी के साथ अभिव्यक्त करते हैं। तो आइए मित्रों, सुनते हैं हमारे रेखांकित के पहले कवि संजय माथुर की कविताएं। आज़ादी। आज़ादी बटन बनी सफ़ेद कुर्तों पर चमकने लगी। आज़ादी बकरी बनी और चर गई पूरा चारागाह।
आज़ादी कारतूस बन उतर गई निर्दोष छातियों में। आज़ादी बनी आश्वस्त मुस्कान और चाय की दुकानों, सड़कों और जूतों पर ब्रश रगड़ते देखी गई। विश्वविद्यालयों ने बांटी आज़ादी की डिग्रियां, भरा पेट जैसे दीमकों का। आज़ादी भटकती रही मुल्क के आज़ाद लोगों के बीच, कभी यह कभी वह बनी। अगली कविता का शीर्षक है स्वप्न। एक दिन स्वप्न में आता है नौकरी का बुलावा, 5,000 तनख्वाह, साथ में 3 कमरों का फ्लैट। सुनकर यह खबर फूली नहीं समाती माँ, बार बार दोहराती है पीर बाबा का प्रताप। पिता बाजार से ले आते हैं मिठाई, बहन सारे मोहल्ले में फैला देती है नौकरी की खबर। रात वाली कोटा भोपाल गाड़ी से तय होता है मेरा जाना, सफ़र के लिए मठरी बनाते हुए बार बार आंसू पोंछती है माँ। स्टेशन आते वक्त रास्ते भर हिदायतें देते हैं पिता, सिखाते जाते हैं नौकरी के गुर। समय के 5 मिनट पहले पहुंचो काम पर, और आज का काम कल पर कभी न टालो। रात में जल्दी सोने और तड़के उठने की हिदायत भी तीसरी बार दोहराते हैं। मुझसे पहले स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सीट रोक लेता है मित्र, पिता के पैर छूकर बैठ जाता हूं मैं। चलते वक्त कुछ नहीं कहते पिता, हाथ भी नहीं उठाते विदा के समय। मैं धीरे धीरे सरकता हूं उनसे, एक एक कर गुजरती हैं जानी पहचानी जगह। जगमग रोशनी में डूबे एक सोते हुए कस्बे को अकेला छोड़कर मैं चल पड़ता हूं एक नई नौकरी पर। अगली कविता है बच्चों के लिए एक कविता। प्यारे बच्चों, तुम्हें जानना है कि जिस हद तक तुम्हें देखने की आज़ादी है, उससे कई गुना बड़ा है संसार। तुम्हें जानना होगा कि देश की हदों से बाहर भी होते हैं चील, कौवे, खरगोश, गिद्ध, झींगे और चूहे, जो सीमाओं को भेद कर आते जाते रहते हैं हमारे पास, जैसे तुम खेलने जाते हो अपने पड़ोस में। रडारों को मुंह चढ़ाती, सीमाओं को लांघती हुई आती है सुगंधित समीर, जिसे नहीं रोक पाती मिसाइलें, तोपें और बंदूकें। तुम चाहो तो कैद कर सकते हो उसे गुब्बारों में। प्यारे बच्चों, तुम्हें जानना है कि राजनेताओं ने बुना है रेखाओं का जो जाल, उसके पार भी रहते हैं तुम्हारे दादा की तरह बुजुर्गवार और अब्बू जैसे जवान लोग। प्यारे बच्चों, तुम्हें जानना है कि तुम नक्शे में बनी जिन रेखाओं के बीच खड़े हो, वहीं तक सीमित नहीं है संसार। पृथ्वी, आकाश, तारे, चंद्रमा, सूरज और अनंत अनंत तक फैले आकाशीय पिंड सब तुम्हारे लिए है। प्यारे बच्चों, वे यही चाहते हैं कि तुम बच्चे ही बने रहो सदा। बड़े बड़ों की साजिश से बाहर आना है तुम्हें। इस भयावह समय में तुम्हें जानना है कि बड़ों में उतना बड़प्पन नहीं रहा। केशा। पूरे 3 दिन बाद पाठशाला आई है केशा। कोई भी सिकन नहीं उसके सांवले चेहरे पर इतने दिनों तक पाठशाला न आने की। अलबत्ता चटक लाल लिपस्टिक और मोटे काजल से बह रही है उसकी खुशी। फसल काटने गई थी माँ के साथ दूर गांव, जहाँ से ले आई है 50 रुपए के साथ अनाज के कुछ दाने और टोकरी भर खुशियाँ। तुमरे अ आ इ ई और 4 रोटियन से
नहीं चले घर और बंजारे पड़े हैं सो पढ़ेंगे माट साहब। देसी भवके के साथ कह रहा है पिता, आज उदास नहीं है 5वीं कक्षा की केशा, सहेलियों के साथ गुनगुना रही है जीजा के घर आने का गीत। दोस्तों, मैं अपना 29वां अंक पूरा करूं उसके पहले मुझे आपका आभार मानना है। कारण ये है कि आपके जो कमेंट्स और सजेशंस आए हैं, स्पेशली जो राजेंद्र भाई के लिए आप लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं, उससे हमें लग रहा है कि हमारे जो दर्शक वर्ग हैं उनके अंदर बड़ा एक कौतूहल है, बड़ा एक उत्साह है। अगर अभी तक आपने हमारे समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही अपने कमेंट्स और सजेशंस हमें हमेशा की तरह भेजते रहिए। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। हाँ, यूट्यूब में और फेसबुक पे तो आप हमको देखते हैं। तो जल्दी से दोस्तों, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कल के लिए, रविवार के लिए मेरा इंतज़ार ज़रूर करिएगा। कल आपसे फिर मिलता हूँ। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।